नमस्कार दोस्तों। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे और क्लाइमेटोलॉजी में हमने वायुमंडल पे चर्चा शुरू किया था आपके साथ। और वायुमंडल के एक इंट्रोडक्शन के रूप में हमने कुछ स्टेटमेंट या आप कहें कुछ कथन जिन पे बातें किया भी है पिछली क्लास में। वो जो स्टेटमेंट हैं इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में कथन के रूप में दे दिए जाएंगे। कौन सा सही है या फिर सही नहीं है ये आपको पहचानना होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वायुमंडलीय विशेषताएं हैं वो जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। आप पिछली क्लास देख करके तभी आप इस क्लास को देखिएगा। क्लाइमेटोलॉजी में ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि कोई क्लास आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू आप देखिए इसको, क्योंकि बीच में से यदि आप कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं और अगर पहले से आपने नहीं पढ़ा है तो फिर अगला चैप्टर आपको समझ में नहीं आना है, किसी भी हालत में नहीं आएगा। क्योंकि यही एक सेक्शन है भूगोल में जो हर चैप्टर पिछले चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। आप कैसे जुड़ा हुआ है या आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देख लीजिएगा। इसमें मैंने वहाँ पे चर्चा किया है कि हर क्लासेज हर चैप्टर पिछले चैप्टर से कहीं ना कहीं बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यदि पूरे ज्योग्राफी को आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और ऑप्शनल के लिए बढ़िया से तैयार करना चाहते हैं और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, या फिर ऐसे भी अगर आप सामान्य अध्ययन के लिए भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट में ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना क्लाइमेटोलॉजी के आपको आर्थिक भूगोल भी पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी चर्चा किया जाएगा कि इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। अगर जलवायु पता है तो उस क्षेत्र की फसल कैसी होगी, मानसून कैसा होगा, वहाँ बारिश कितनी होगी, इन सब को हमें इसी में पढ़ना है। अप्लाइड सेक्शन जो आपका पढ़ना होता है इंडियन ज्योग्राफी में, पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपको बिना क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए नहीं समझ में आने वाली। चाहे फिर वो उद्योग पढ़ने हो, चाहे कृषि हो, या फिर राजनीतिक भूगोल तक कहीं ना कहीं जलवायु विज्ञान से संबंध रखते हैं। तो अगर आप बढ़िया से क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेते हैं तो फिर भूआकृतिक विज्ञान हो, चाहे समुद्र विज्ञान हो या पर्यावरण हो, पर्यावरण में तो आधी क्लाइमेटोलॉजी ही है। और पर्यावरण क्यों टफ हो जाता है, कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स मिलते हैं और कहते हैं कि सारा सब कुछ समझ में आता है पर एनवायरनमेंट समझ में नहीं आता। और मैं मानता हूँ कि एनवायरनमेंट सबसे आसान विषयों में से एक है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी बढ़िया से पढ़ लिया है, जलवायु विज्ञान अगर आपका अच्छा है, तो फिर पर्यावरण में पढ़ना क्या है आपको, वही वनस्पतियाँ, वही जीव जगत, वही तापमान है कि नहीं, वर्षा। सीधे आप पर्यावरण पढ़ते हैं, आप बायोम पढ़ते हैं, आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा वनों का पारिस्थितिकी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वर्षा और तापमान जो कि क्लाइमेटोलॉजी में उनका क्या मैकेनिज्म होता है, इसको आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। इसलिए पर्यावरण आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। एक हिसाब से कह दिया जाए कि बस एक एग्जाम्पल के तौर पे, यानी भूगोल का एक एग्जाम्पल मान लीजिए एनवायरनमेंट को, जलवायु विज्ञान का, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस को। एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे और उसी में हम आज बात करेंगे किस पे, वायुमंडल के संगठन पे। क्रम से ही हम चलेंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में आपको छोड़कर किसी, हर चैप्टर आपको कनेक्ट करके ही पढ़ाएंगे, जोड़कर पढ़ाएंगे। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें किसी भी क्लास में मैंने कुछ बताया हो और अगर आपको फील हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा या पहले मैंने उसको समझाया नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी क्लासेस में दूंगा उस क्लासेस को पिछली क्लासेस से जोड़कर और आपको याद दिला दूंगा कि हाँ इस क्लास में मैंने ये बताया था। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी थी हमने कि वायुमंडल क्या है, टर्म्स के बारे में जाना था, ऊंचाई के संबंधित जाना था कि वायुमंडल में तापमान की क्या स्थिति है, वायुमंडल का घनत्व क्या होता है। इन सब पे हमने पिछली क्लासेज में बात कर लिए थे आपसे। तो आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे कि वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन, अच्छा, संगठन और संरचना में एक अंतर होता है, छोटा सा अंतर है, संगठन और संरचना, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, वायुमंडल का संगठन अलग चीज़ है और संरचना अलग चीज़ होती है। संगठन यानी कंपोजिशन का अर्थ हो गया कि वायुमंडल में क्या क्या है, किस किस चीज़ से मिल करके वो चीज़ बना है वायुमंडल। यानी वायुमंडल में जिन भी पदार्थों या गैसों की या जिन भी तत्वों की मात्रा है जिनसे मिल करके वायुमंडल बना है, वो उसका हो गया क्या, कंपोजिशन। यानी आप कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन होता है वो किसी भी पिंड या पदार्थ का वो एलिमेंट्स हैं जिनसे वो बना है। ठीक है, तो कौन सा तत्व कितनी मात्रा में है हम ये सीखेंगे आज की क्लास में, यानी संगठन में। और संरचना यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसी के शेप यानी आकार, उसके प्रकार को बताता है। तो जब हम वायुमंडल के संगठन देख लेंगे कि वायुमंडल में क्या है, तो फिर उनका अरेंजमेंट देखना होगा कि वो दिखते कैसे हैं पूरा मिल करके। जो सारे कंपोजिशन में जितने भी तत्व हैं जब वो सब मिल जाते हैं तो कैसे दिखते हैं, ये संरचना है। ठीक है,
जैसे अगर आपसे बात किया जाए कि एक मानव दिखता कैसा है, तो आप तुरंत अपने आप को देखेंगे कि 2 हाथ, पैर, नाक, कान, सिर मिला करके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स मिल करके बने हैं, एक संरचना बढ़िया सा आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर कंपोजिशन की बात की जाए कि मानव शरीर में का जो संगठन है वो कैसा क्या है उसमें, तो उसमें आपको ये नहीं देखना होगा कि 6 फीट की एक शरीर है, बल्कि ये देखना होगा कि इस 6 फीट के शरीर में क्या क्या है, जल की मात्रा कितनी है, यानी इस स्तर पे जाना होगा, ब्लड कितना है, शरीर के अलग अलग पार्ट्स जिनसे बना है, कोशिकाएँ, प्लाज्मा, ये सब कंपोजिशन में आएंगे, इनको हम संगठन में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वायुमंडल में है कि जब हम वायुमंडल के संगठन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। और जब संरचना की बात होती है यानी स्ट्रक्चर, तो फिर वहाँ पे देखा जाता है कि ये सारे तत्व मिल करके किस प्रकार की रचना करते हैं, किस तरह से आप कह सकते हैं कि एक पिक्चर हमारे सामने होगी संरचना में, ठीक है। आज की क्लास में हम संगठन पे विशेष ध्यान देंगे, अगली क्लास में तो हम संरचना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि वायुमंडल का संगठन क्या होता है। लेकिन वायुमंडल के संगठन यानी वायुमंडल में क्या क्या है ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि ये सब आया कहाँ से होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कैसे हुई होगी। एक सामान्य सी बात, भाई अगर हमारा वायुमंडल में ये सारे तत्व गैस हैं, बहुत सारे धूल कण हैं, जलवाष्प की मात्रा है, उन सब की मात्रा कितनी है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर हम अभी बात कर रहे हैं। वायुमंडल का निर्माण हुआ, इससे पहले देखते हैं पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको भूआकृति विज्ञान जब पढ़ाया जाएगा तो भूआकृति विज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत हैं या संकल्पनाएं कह सकते हैं, जिन पे हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं, जो कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। क्योंकि जब पृथ्वी बनी तभी वायुमंडल बना, और जब वायुमंडल बना तो फिर उससे पहले बहुत सारे तत्वों का प्रवेश हुआ तभी वायुमंडल में। वायुमंडल की हमने पिछली क्लास में परिभाषा बताया था आपको कि वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ गैसीय आवरण। तो ये गैसें जो हैं उसमें बहुत सारी गैसें होंगी, तो वो गैसें तो वायुमंडल बनाई हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ही। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो संकल्पनाएं हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, उसमें 2 तरह की संकल्पनाएं मिलती हैं पृथ्वी उत्पत्ति से संबंधित। यानी एक वर्ग ऐसा भी था वैज्ञानिकों का, भूगोलविदों का, जिन्होंने ये माना था कि पृथ्वी का जो आज जो आकार है, ये आकार कहीं ना कहीं संकुचन की वजह से हुआ। संकुचन यानी दबने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से हुआ है। तो सिकुड़ने से पहले क्या थी, तो भूगोलविदों ने कल्पनाएं दी। उन्होंने माना कि पृथ्वी पहले गर्म गैसीय गोला थी और तीव्र गति से घूर्णन कर रही थी। घूर्णन, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति, ये भी जान लीजिए। घूर्णन गति होती है जो ये इसका अक्ष है, इसके परितः जो घूम रही है, ये इसकी घूर्णन गति है जो आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन ऐसे घूर्णन करते हुए जब पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों तरफ घूमती है ऐसे, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, वो होती है परिक्रमण गति। तो विद्वानों ने उस समय माना कि पृथ्वी गर्म गैसीय गोला थी और तीव्र गति से घूर्णन कर रही थी। और जब कोई भी पिंड तीव्र गति से घूमेगा तो उसके पास 2 फोर्सेज होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का अर्थ हो गया कि जो बल बाहर की ओर फेंकता हो, ठीक है। तो जितनी तेजी से पृथ्वी घूमेगी इसका अपकेंद्रीय बल उतना ही अधिक होगा। आपने खेल कूद में भी ये चीज़ महसूस किया होगा, और अगर आप बच्चों से जुड़ाव रखते हैं तो उनकी एक डिमांड होती है कि उनका हाथ पकड़ के आप ऐसे घुमाएं, ठीक है। मैंने भी बहुत घुमाया है बच्चों को, और आज भी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गले पड़ जाते हैं तो फिर 2-4 मिनट उनको घुमाना ही पड़ता है। तो ऐसा घुमाने पे जब आपको फील होता है कि वो बच्चा बाहर की ओर जा रहा है, आप उसे खींच रहे हैं, वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है, अपकेंद्रीय बल होता है। तो जब पृथ्वी तीव्र गति से घूर्णन कर रही थी तो उस दौरान अपकेंद्रीय बल अधिक था, जिसकी वजह से पृथ्वी से कुछ मटेरियल्स बाहर निकले, गैसेज निकली, और वो अंतरिक्ष में जाती रहीं। फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और उसकी जो स्पीड थी, एक्सिस रोटेशन जो, वो कम होता गया, ठीक है। यानी पृथ्वी में संकुचन प्रारंभ हुआ। जो गैसेज वायुमंडल में अंतरिक्ष में जा चुकी थी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी था, लेकिन वो बल प्रभावी नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से पृथ्वी घूर्णन कर रही थी, तो फिर प्रभावी कैसे होगा। अपकेंद्रीय बल ज़्यादा प्रभावी था, बाहर की ओर फेंकने वाला बल ज़्यादा प्रभावी था। लेकिन जब पृथ्वी की स्पीड कम हुई, थोड़ा सा एक्सिस रोटेशन की जो स्पीड थी, घूर्णन गति थोड़ी धीमी हुई, तो फिर उसका गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होना शुरू हुआ। तो जो पदार्थ या फिर जो गैसेज बाहर निकली थी वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगी। फिर धीरे धीरे वर्षा हुई और पृथ्वी संकुचित होने लगी। संकुचन के दौरान जो
जो पार्ट पृथ्वी का, जो हिस्सा नीचे दब गया, वो बाद में उस पर बारिश हुई और जल भर गया, वो कहलाया महासागर। ठीक है, और जो भाग उसका ऊपर उठा रहा वो महाद्वीप बना। महासागर महाद्वीप का निर्माण हुआ, फिर वाष्पीकरण हुआ, वायुमंडल में जल की मात्रा पहुंची, जीवों की उत्पत्ति हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिलीज होना शुरू हुआ। ये सब मिल करके, अब चूंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल था तो ये बहुत दूर तक जा नहीं पाते थे, पृथ्वी के साथ ही इनको चक्कर लगाना था, और ऐसे करते करते ये पृथ्वी बनी और ये इसका वायुमंडल बना। ये सारे गैसेस और धूल कण पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिए। तो ये कहानी थी वायुमंडल के निर्माण की। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है। हालांकि ये कहानी और रोचक होगी और बहुत अच्छी से इसको हम देखेंगे, लेकिन उस समय जब हम भूआकृति विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति की ही चर्चा होगी। तकरीबन 5-7 संकल्पनाएं आप देखेंगे। ठीक है, उन संकल्पनाओं में इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ आप जान लीजिए कि वायुमंडल ऐसे ही कुछ बना। वर्तमान में जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं उनको हम देखेंगे। क्या क्या है इस संगठन में जो मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगर शुष्क वायु की बात की जाए तो उसमें कौन कौन सी गैसेज होंगी ये हमको देखना है। सबसे ज़्यादा, देखिए मैं यहाँ क्रम से ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात हो या किसी भी स्टेट पीसीएस में, सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या यहाँ से। यूपीएससी अगर कभी मन किया वायुमंडल से प्रश्न बनाने का तो वो यहीं से बनाता है प्रश्न को, इसी चैप्टर में, कि वायुमंडल में जो गैसेज हैं उनका क्रम दे देगा लगाने के लिए कि कौन सी गैसेज कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, उनका परसेंटेज दे देगा एक तरफ, या फिर किसी गैस के इंपॉर्टेंस पे बात कर लेगा, है कि नहीं। तो हम उन्हीं गैसों का क्रम देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन है सर्वाधिक मात्रा में। क्या नाइट्रोजन कितना परसेंट है इसका वायुमंडल में? 78.1%। कितना? 78.1%। यही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। अगर कभी छोटे प्रश्न और आसान प्रश्नों की बात की जाए यूपी स्टेट परीक्षाओं में, तो मानकर चलिए कि सबसे ज़्यादा यही पूछा है कि वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता सर्वाधिक होती है, तो नाइट्रोजन गैस की होती है 78%। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा है और इसका इम्पोर्टेंस भी है। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्या इम्पोर्टेंस है? नाइट्रोजन है भाई, जिसकी जितनी आवश्यकता है नेचर ने हमारे पर्यावरण में उसको उतनी मात्रा में दे रखा है। तो अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन की यूज की, तो सबसे पहला जो इसका कार्य है, ये नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है या तनुकृत करके क्या करता है? आग लगने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? प्रज्वलन की क्रिया संभव होती है। प्रज्वलन यानी आग लगना। उसके बाद में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण आप समझ रहे होंगे, नाइट्रिफिकेशन, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फसलों के लिए नाइट्रोजन की ठीक ठाक मात्रा होनी चाहिए। तो अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होगा तो फिर हमारी फसलें कैसे उनकी पैदावार कैसे होगी? तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसका महत्वपूर्ण योगदान आपकी फसलों में है स्थिरीकरण के माध्यम से। ठीक है, स्थिरीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन। यह पर्यावरण में आपको मैंने बताया भी है जैव भू रसायन चक्र में कि नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, आप देख लीजिएगा वहाँ से जा कर के। इसके बाद में इसका एक यूज़ और है, यूज़ कहें या फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहें, कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की ठीक ठाक मात्रा है। नाइट्रिक एसिड रेन में भी ये अपना योगदान देता है। ठीक है, तो इसका कभी कभी प्रभाव या नाइट्रोजन का वायुमंडल में होने से क्या हो रहा है ये कभी कोई स्टेटमेंट में पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि एसिड रेन में के लिए भी ये जिम्मेदार है। अब अगर इस गैस के बाद में दूसरी जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में, वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का नाम सुनते ही कोविड-19 तो याद आया ही होगा आपको। अभी ज़्यादा दिन नहीं हो, अभी वो चल रहा है, वो प्रोसेस में है। लेकिन ये याद क्यों आएगा ऑक्सीजन? वो इसलिए क्योंकि न जाने कितनी जाने इसलिए चली गई क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस को तो सच में देखा जाए ना, मानव प्रजाति जो है ये ऑक्सीजन के इम्पोर्टेंस को इसी में समझिए, कोविड-19 में। सोचिए कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है और जो उस समय सिलेंडर मांगा जा रहा था और लाखों में बिके हैं सिलेंडर, ब्लैक हुए हैं, तो अब समझ में आया। एक पढ़े लिखे इंसान को तो अच्छे से समझ में आया, लेकिन जिन्होंने इन सब को नहीं किया है, जो जलवायु विज्ञान या फिर
प्राकृतिक विज्ञान या पर्यावरण नहीं पढ़ा है, जो स्कूल तक नहीं गए हैं, एटलीस्ट वो भी समझ गए कि जो ऑक्सीजन हम खरीद रहे हैं लाखों रुपया दे करके नहीं खरीद पाए हैं, वो ऑक्सीजन हमें प्रकृति फ्री में दे रही है, आज भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है। बिना ऑक्सीजन के तो मानो जीवन संभव ही नहीं है, मानो क्या कहें, किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? 20.9%। तो इसके लिए लिखने की तो ज़रूरत नहीं कि इसकी क्या यूजेस है कि नहीं भाई। श्वसन में इस्तेमाल करते हैं आप प्रज्वलन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव होती है। जो अपघटन की प्रक्रिया होती है, कुछ ऐसे भी अपघटक होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन को डिकम्पोज कर पाते हैं, किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल को। तो ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण योगदान अब सबसे ज़्यादा श्वसन में ही है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद में जो वायुमंडल में जो गैस है, आर्गन है, आर्गन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो 0.93%। ठीक है, ये क्रम आपको मिलेगा लगाने के लिए कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अपने लिमिट में है, अगर वो अपने लिमिट में है, आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं भी वो उसकी एक जो दायरा है उस लिमिट में अगर वो है तो फिर वो फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ होती है तो उसका परिणाम जो होता है वो नकारात्मक ही होता है, नुकसान ही पहुंचाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, कि इसकी मात्रा जो 0.03% आप देख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है जो आज आप क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बिन मौसम बरसात, बरसात के मौसम में सूखा, ये जिस तरह की आप आपदाओं को फेस कर रहे हैं, जो गर्मी आप अभी मेरे माथे पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी गैस का परिणाम है। और ये भी करे क्या, ये इस हद तक अगर पहुंची है तो फिर कहीं ना कहीं मानवीय क्रियाकलापों से ही पहुंची है। मानव प्रजाति ने ही योगदान दिया है इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, किसी और जीव जंतु ने नहीं। मानव एक ऐसा जीव है जिसने नेचर को ना इधर से उधर करके रखा है, अत्य कर दिया और लगातार कर रहा है। पता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ना थोड़ा सा बढ़ा देने के बाद में जो हालात हुए हैं विश्व स्तर पे, और जितने भी कन्वेंशन किए जा रहे हैं वो बताते हैं कि वाकई हमने प्रकृति को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है। दो तरफा नुकसान हुआ है प्रकृति का। एक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया जो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह से, ना तो हम श्वसन में इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी उसके अलावा हमारे लिए इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसे तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गैस, ये भारी गैस अगर ना होती, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल मेंटेन है, वायुमंडल में तापमान मेंटेन है, इसी के होने की वजह से। लेकिन जब ये एक लिमिट में थी तब वायुमंडल का तापमान भी लिमिट में था, लेकिन जब ये बढ़ गया तो वायुमंडल का तापमान भी बढ़ गया। ये आपको हम अभी अगली ही क्लास में इस पर आपसे चर्चा करेंगे कि वायुमंडल क्यों ऐसा हुआ, यानी तापमान जो हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको बहुत डिटेल में आप देखेंगे, और उससे भी कहीं ज़्यादा डिटेल में हम पर्यावरण वाली क्लास में जब क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे तो वहाँ बताएंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि प्रकृति का दो तरफा नुकसान कैसे हुआ। मैंने अभी कहा ना कि दो तरफा नुकसान हो गया नेचर का, कैसे हो गया। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से प्रकृति का दो तरफा नुकसान हुआ है, और किया किसने है? मानव ने। आप इसको समझाएंगे तो 5 मिनट में आपको अगर समझाना पड़े कि कैसे इंसानों ने कार्बन डाइऑक्साइड को जरिया बना करके नेचर को दो तरीके से नुकसान पहुंचाया। तो पहला तरीका तो ये कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी, कैसे बढ़ा दिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, गाड़ी मोटर। लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्रदूषण हो जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। हुआ तो हमने डेवलपमेंट तो सोचा, इंडस्ट्री लगा दी, बस एक गलती हुई कि वहीं पे जिस समय हम प्लानिंग कर रहे थे उद्योग लगाने के लिए, उसी दौरान ये भी प्लान कर लेना चाहिए था कि इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, जो गैसेस निकलेंगी, जो इसके वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, उनका निस्तारण कैसे होगा। अगर हम उसी दिन सोच लिए होते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। आज हमें फाइलों में कन्वेंशन लागू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने कहा फाइलों में लागू करने की बात, वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में कन्वेंशन जितने भी हो रहे हैं
वो फाइलों में ही लागू हो रहे हैं। रियल में कोई इम्पैक्ट आपको कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही होगी। हाँ, कन्वेंशन होता है, रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है कि इतना सुधार हो गया। क्या आपने कभी महसूस किया कि यहाँ कुछ सुधार हुआ कि नहीं? मुझे तो हर साल टेम्परेचर बढ़ता ही नज़र आ रहा है। पता नहीं कैसे लोग कहाँ कम कर रहे हैं। हो सकता है शायद मंगल ग्रह पे प्रयास कर रहे हैं टेम्परेचर कम करने का। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ ही रही है, कम हो रही होगी, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पे कम कर रहे हैं लोग। तो फाइलें बनती हैं, कन्वेंशन होते हैं, उनके लिए बजट दिए जाते हैं, पर ज़मीनी स्तर पे रिजल्ट नहीं आता है। अरे यार, इससे अच्छा रिजल्ट तो कोविड-19 दे गया। सोचिए कि गंगा एक्शन प्लान, एक नदी को साफ करने के लिए आपने हज़ारों करोड़ रुपया लगा दिया भाई, कोई रिजल्ट नज़र आया? रिपोर्ट्स तो आई, लेकिन कोविड-19 में नेचर ने एक ही झटके में सारी नदियों को एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। ये नेचर होता है। जब वो सुधार करने के लिए निकले ना, तो समझ लीजिए कि ऐसी लाठी मारेगा सब कुछ सीधा हो जाएगा। तो लगातार हम कम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं। आज भी आप हर साल बजट में देख रहे होंगे कि इतने उद्योगों को लगाना, इतना पैसा दिया गया, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग खुल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। और उस डेवलपमेंट का परिणाम ये हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। एक तरफा नुकसान तो हमने ये कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी और अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ हम नहीं परेशान हो रहे हैं, मानव प्रजाति परेशान हो रही है। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसने परेशान होने लायक कर्म किए हैं, पर इसके कर्म की वजह से और जो जीव जगत है वो भी परेशान हो रहे हैं। उनकी क्या गलती थी यार? बताओ, इस तापमान बढ़ने की वजह से कोरल रीफ की पूरी कॉलोनी ख़त्म हो जा रही है। वो बेचारे पानी के अंदर अपना जीवन जीते थे, बल्कि आपको फ़ायदा ही पहुंचाते थे। दुनिया भर की दवाएं उनके पास, समुद्री वर्षावन आप कह रहे हैं, ऑक्सीजन की ठीक ठाक मात्रा वो देते हैं, आपको भोजन देते हैं, पर्यटन देते हैं, तमाम पैसा कमा रहे हो, वो भी मर रहे हैं, और भी जीव जंतु। तो उनका नुकसान जो हो रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो उनको शौक़ नहीं है कि हम 4 व्हीलर से चलेंगे, वो तो अपना भाग दौड़ के काम चला ले रहे हैं। शौक़ सिर्फ मानव को है, ठीक है। एक तरफा नुकसान ये होगा। दूसरा नुकसान हमने क्या कर दिया, वृक्षों को काटा जम के, क्योंकि हमें इंडस्ट्री लगाना है ना, उसके लिए जगह चाहिए, और जगह बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई? शहर में तो हम जगह बना नहीं पाएंगे, क्योंकि शहर ऑलरेडी शहर है। शहर से बाहर जाएंगे जगह बनाने, और शहर से बाहर क्या है? थोड़ी बहुत जंगल हैं, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, नज़र में आ गए, वो भी रातों रात सफ़ा हो गए। पता लगा वहाँ पे ठीक ठाक एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दिया गया, लग गया बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र। तो हमने पेड़ काट के उद्योग लगाया। अगर पेड़ होते तो कम से कम वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने निकाला है इसको एब्जॉर्ब तो करते, उनकी ज़रूरत है। अगर वो होते शायद कुछ कम कर देते। अगर पेड़ पौधे होते तो धूप, उनको आप मान लीजिए कि जो एल्बिडो होता है बहुत कम होता है उनका, यानी जो प्रकाश आता है सूर्य का उसका वो अवशोषण करते हैं। यही वजह है ना कि इतनी प्रचंड गर्मी में भी आप अगर कहीं रोड पे पेड़ की छाया मिल जाती थी तो बड़ा सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान वो बढ़ने नहीं देंगे, वो वृक्ष हैं, निस्वार्थ भाव से आपके सेवा में लगे हैं। तो जंगल काट के हमने इंडस्ट्री लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कर रहे थे, उनको भी हटा दिया। तो यही दो तरफा नुकसान है प्रकृति का। पहला कि बढ़ाया जो कार्बन डाइऑक्साइड, उनको बेचारे जो अवशोषित कर रहे थे, जो उनका इस्तेमाल करके आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। भाई आप ये सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं ये वृक्ष बेचारे, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ऑक्सीजन आप ले रहे हो, मानव प्रजाति। एक तरफ से आपने नुकसान किया। तो यही अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई पर्यावरण में आप या भूगोल से संबंधित अगर आप विद्यार्थी हैं, तो इंटरव्यू में आपसे अगर एग्जामिनर का मन बन गया तो थोड़ी बहुत चर्चा करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्या मानव प्रजाति ने सिर्फ पेड़ काट करके क्या क्या नुकसान किया, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देके क्या नुकसान किया, अपना क्या किया और दूसरों का क्या हुआ। इस पे आप थोड़ी बहुत जानकारी अगर रखेंगे तो इंटरव्यू में थोड़ी आसानी हो जाएगी, या कभी आप खड़े हो जाएं बोलने के लिए तो एक अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में जो अगली गैस है, जो तत्व है, वो है नियॉन। इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0018% है। और फिर हीलियम आता है,
इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में वो 0.005%। ठीक है, ये हीलियम की मात्रा वायुमंडल में 0.0005%। हीलियम के बाद में एक इम्पॉर्टेंट गैस आती है और वो है ओजोन। ठीक है, इसकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है, 0.0006%। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस, ओजोन गैस वायुमंडल में 0.00006%, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत है। आपने हमेशा से, मुझे लगता है कि बहुत छोटी क्लास से आप ये पढ़ते आए होंगे अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में, और ये भी आपने देखा होगा कि ओजोन उसका अवशोषण कर लेती है। पहली चीज़ तो आप सिविल के स्टूडेंट हैं, कभी भी ये मत कहिएगा कि ओजोन गैस, किताबों में भी लिखा रहता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, किताबों में भी लिखा रहता है कि ओजोन गैस क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज का अवशोषण कर लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट रेज इतना खतरनाक क्यों है कि उसके नाम से ही घबराहट होती है? खतरनाक इसलिए है कि अगर वो पृथ्वी पर आती हैं तो उसकी जो वो रेज है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कैंसर जैसी बीमारियां उससे हो सकती हैं। ठीक है, स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो पृथ्वी तक आने पर उनके लिए दिक्कतें हैं, अगर वो पृथ्वी तक आ जाएं तो जीव जगत में वो अफरा तफरी मचा सकती हैं। इसीलिए जो ओजोन छिद्र हो की जो बात आप सुनते हैं, तो उसको कम करने के लिए लगातार प्रयास इसीलिए किए जाते हैं और हो भी रहे हैं। कोविड के दौरान तो काफ़ी कम भी हो गया था, लगभग ख़त्म सा हो गया था ओजोन छिद्र जो अंटार्कटिका पे है। कभी आपसे चर्चा होगी कि ये ओजोन छिद्र गोल ध्रुवों के पास क्या कर रहा है। इंडस्ट्री तो हमने लगा रखी है कि नहीं? तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में ओजोन छिद्र क्यों बना? ओजोन लेयर, ओजोन छिद्र क्या होता है, ये हम अगली क्लास में बात कर लेंगे आपसे। लेकिन ये जो आप जो पढ़ते हैं कि ओजोन अवशोषित कर लेता है अल्ट्रावायलेट को, तो ऐसा नहीं होता है। वो कोई सोखता नहीं है जो उसको सोख लेगा। लेकिन ओजोन और अल्ट्रावायलेट के बीच में जो है 36 का आंकड़ा आप कह सकते हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है सूर्य से और ओजोन से टकराती है, तो ओजोन उसको क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन होता है। आप केमिस्ट्री में खूब पढ़े होंगे, रासायनिक क्रिया होती है। और इस दौरान जो अल्ट्रावायलेट में जो ऊर्जा होती है यूवी रेज में, वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है उसकी। भाई लड़ने पे किसी की भी एनर्जी ख़त्म होगी। और ओजोन का क्या है, ये 3 अणु हैं ऑक्सीजन के, यहाँ से आए अल्ट्रावायलेट रेज यूवी, इससे टकराई, ये ओजोन को तोड़ देगी। ठीक, यानी 3 अणु हैं ऑक्सीजन के, वो टूट के बिखर जाएंगे। लेकिन इस तोड़ने के चक्कर में जो यूवी है, इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी और ये एनर्जी क्या करेगी, वायुमंडल में विलीन हो जाएगी। ये पृथ्वी तक आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आने के लिए इसके पास ऊर्जा होना चाहिए। और वो इस काम में चला गया, किस काम में, ओजोन को तोड़ने के लिए, यानी सामने वाले को मारने के चक्कर में अपनी ऊर्जा गंवा बैठा। और सामने वाला टूटा भी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कैसे टूटा, भाई 3 मिले थे, तीनों अलग हो गए। और ये जो 3 अणु अलग हुए हैं, ये फिर से किसी के साथ क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बना के फिर से 3 अणु इकट्ठा हो जाएंगे। भाई जिससे टूटे हैं उससे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, लेकिन एक ही अणु थोड़ी ना है। ऑक्सीजन के बहुत सारे टूटे हैं, इसके ओजोन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ओजोन टूट के अलग हुए हैं, उसमें से किसी के साथ रिलेशन बन जाएगा, फिर से एक नया ओजोन तैयार हो जाएगा। ये इसके साथ जुड़ गया, मान लो ये इसके साथ जुड़ गया। ये हम अगली क्लास में बताएंगे, इनका पूरा रिएक्शन कैसे होता है, कितने चरणों में होता है, इस पर चर्चा होगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक कंबल का काम करता है जो हमें सुरक्षित रखता है ओजोन किससे, अल्ट्रावायलेट किरण से, जो कि हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित कर सकता था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है और इसकी एक लेयर है। ओजोन 2 तरह की होती है, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन जो ओजोन ऊपरी वायुमंडल में वो ठीक है, जो निचली वायुमंडल में है वो नुकसान पहुंचाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निचली वायुमंडल में ओजोन नहीं है, ये अच्छी बात है। ओजोन के बाद में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी मात्रा में पाया जाता है, 0.0005%। ठीक है, ओजोन में एक 0 और बढ़ा लीजिए आप, ये 4 0 में बोला तो, लेकिन लिखा नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो वायुमंडल में कितना है, 0.00005%। और ये सारी गैसें जो आप देख रहे हैं, इनको आप सीरियसली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
एग्ज़ाम में आपसे इनका क्रम पूछ लेता है। यूजीसी ने तो अति कर दिया, कई बार ये प्रश्न पूछा, और वो पूछता है, उसका सिंपल सा फंडा है, 4 गैसों का नाम दे देगा एक तरफ और उनके दूसरी तरफ उनका परसेंटेज दे देगा और मैच कराना होगा आपको। ठीक है, मैच का मतलब क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मिलाने के लिए देगा, किसी के साथ इसको मिलाइए। अब बात आती है कभी कभी कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा, संपूर्ण वायुमंडल में संपूर्ण गैसों की मात्रा कितनी है। तो ध्यान रहे कि ये सारी की सारी गैसें मिल करके वायुमंडल का लगभग 98% भाग बनाती हैं। जितना वायुमंडल है उसका 98% ये सारी गैसें मिल करके बनाती हैं। तो फिर 2% में क्या आएगा, इस पर भी बात करेंगे। इनके अलावा एक गैस का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, कमीशन ने पूछा है प्रश्न वहाँ से, मैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे भी पूछा जा सकता है। एक रेडॉन गैस होती है, रेडॉन। इसकी जो स्रोत है, मूल स्रोत, ध्यान रखिएगा, स्रोत वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल से ये नहीं बन रही है। पाई जाती है वायुमंडल में ये गैस, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका स्रोत वो नहीं है, बल्कि भूगर्भ है। ठीक है, यानी ये पृथ्वी के जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन कह सकते हैं आप, धरातल कह सकते हैं, इसके अंदर से ये गैस रिलीज होती है और वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो वायुमंडल में इस गैस की मात्रा पाई जाती है, लेकिन स्रोत नहीं है वायुमंडल। और यही प्रश्न बनेगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जैसे ही बात आएगी गैस की, आप तुरंत सोचोगे गैस है, वायुमंडल में ही पाई जाएगी। और क्वेश्चन वो क्या पूछेगा कि कौन सी गैस का स्रोत वायुमंडल नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो आसान प्रश्न समझ करके लास्ट का एक वर्ड नहीं पढ़ते हैं। वो एक शब्द कौन सा होता है, नहीं। अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन में लिख देता है पीछे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब सही तक वो जाते हैं, पता नहीं कितनी जल्दी रहती है उनको कि एक शब्द और पढ़ लो, पूछा क्या है, और प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका यूज क्या है, अगर इसका स्रोत, इसका मूल स्रोत अगर भूगर्भ है, धरातल है या भूपर्पटी है, तो अगर भूपर्पटी में कोई हलचल होगी तो इसमें भी, इसकी मात्रा में भी कुछ डिस्टर्बेंस होगा, है कि नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कभी मधुमक्खी छत्ते में लगी है, तो अगर उस छत्ते में कोई डिस्टर्बेंस होगा तो फिर वो मधुमक्खियाँ क्या करेंगी, उड़ करके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएंगी। वैसे ये गैस है, अगर भूगर्भ में ये पाई जाती है तो कभी अगर भूकंप आया तो क्या होगा, रेडान गैस ज़्यादा निकलेगी और रेडान का लेवल बढ़ जाता है, तो आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में भूकंप आने की पूरी संभावना है, बस कुछ ही समय बाद, जस्ट। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी में जो भौगोलिक हलचलें होंगी उसके बाद भूकंप आएगा, और भूकंप आने से पहले इसका लेवल बढ़ जाएगा उस जगह पे। तो भूकंप का पूर्वानुमान में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जब 98% ये गैसें पाई जाती हैं तो फिर 2% में क्या पाया जाता है। तो इस वायुमंडल में धरातल से लगा हुआ जो वायुमंडल है, क्योंकि धरातल है, मिट्टी है, जल है धरातल पे, तो फिर अगर मिट्टी है तो किसी भी कारण से उसके जो धूल है, उसके छोटे कण जो होंगे वो वायुमंडल में जाएंगे, उड़ते रहेंगे। आप वैसे भी देखते होंगे, कभी दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद करिए, लाइट बंद करिए कमरे की, और एक खिड़की या कोई रोशनदान है उसे खोलिए, उधर से कमरे में प्रकाश आए, फिर आप देखिए कमरे में आपकी कितनी धूल घूम रही है। ऐसे तो कमरा बहुत साफ रहता है, लेकिन किसी सुराख से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वायुमंडल में जो आप खुले सांस ले रहे हैं, कितने धूल कण आप अंदर ले रहे हैं। बहुत छोटे छोटे कण आपको नजर आएंगे। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा कल। ठीक है, तो आगे हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं जो वायुमंडलीय अशुद्धियाँ, एग्जाम में ये शब्द प्रयोग किया जाता है कि वायुमंडल में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि वो भी भाई उसी कंपोजिशन का हिस्सा है। ठीक है, तो वायुमंडल में 2 तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, एक तो धूल कण और दूसरा जलवाष्प। ठीक है, धूल कण और जलवाष्प, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, चाहे वर्षा हो, तूफान हो, आंधी हो, जितने भी विक्षोभ हो रहे हैं, कोहरा हो, ये सब के लिए कौन ये जिम्मेदार हैं। अब इनका होना भी ज़रूरी था और ज़रूरी नहीं भी होता तब भी ये होते। क्यों? क्योंकि धरातल पे अगर मिट्टी है तो बहुत सारी क्रियाविधि ऐसी होती हैं जिससे कि उसमें से धूल कण की मात्रा वायुमंडल में पहुंच ही जाती है।
लेकिन ये धूलकण इतने हल्के नहीं होते हैं कि हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक जा सकें, ये थोड़ा सा भारी होते हैं, इसलिए निचले वायुमंडल में ही इनकी सांद्रता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देख लेते हैं कि धूलकणों की ज़रूरत क्या थी वायुमंडल में, इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। पाए कहाँ जाते हैं ये? निचले वायुमंडल में इनकी सांद्रता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो स्रोत है वो भूपर्पटी है, धरातल का ऊपरी हिस्सा। तो फिर अपने स्रोत से जैसे जैसे आप स्रोत से दूर जाएंगे वैसे वैसे इनकी मात्रा कम होती जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें धूल कणों में किसको हम शामिल करेंगे? ध्यान रहे कि जो PM10 माइक्रोन के कण होते हैं, PM2.5 माइक्रोन के जो कण होते हैं, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणकीय पदार्थ, या आप कहें हिंदी में ऐसे निलंबित कणकीय पदार्थ कहते हैं, अंग्रेजी में पार्टिकुलेट मैटर, और शॉर्ट में से PM2.5 या PM10 कहते हैं। यही दो नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस देखिए 2.5 से लेकर के PM10 तक के कण आएंगे इसमें, ये मैक्सिमम है रेंज और ये मिनिमम रेंज है। इससे छोटे कण आपको नज़र नहीं आने वाले, इससे बड़े कण कुछ ही घंटों में नीचे ज़मीन पर फिर से बैठ जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कभी कमरे में आप जब झाड़ू लगाते होंगे या लगाती होंगी, तो आप उस समय थोड़ा पीछे कर देखें तो बहुत सारे धूलकण उड़ रहे होते हैं कमरे में, लेकिन कुछ ही समय बाद आप देखते हैं कि वो सारे धूलकण आपकी किताबों पे, टेबल पे क्या हैं, आके चुपचाप बैठ गए हैं। तो वो थोड़ा सा भारी होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, जो वायुमंडल में जा नहीं पाते। लेकिन जो PM10 तक जो कण होते हैं वो वायुमंडल में क्या करते हैं, निकल लेते हैं। वो 2-4 दिन बाद फिर ज़मीन पे आएंगे, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना, वो आराम से उड़ सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा एरोसॉल जो है, एरोसॉल ये सब भी आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। रेत के कण हैं, बालू वगैरह, या फिर पराग। पराग मैं मिल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुष्प होते हैं, फूल, उनके पराग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी वायुमंडल में उड़ते हुए नज़र आ जाते हैं, और ये निचले वायुमंडल में रहते हैं। कुछ समय इनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि एक निश्चित समय के बाद ये धीरे धीरे करके ज़मीन में आ ही जाएंगे। पुष्प पराग लिख लीजिए, नहीं आप कुछ और समझ लेंगे। ये वायुमंडल में सामान्यतः नज़र तो नहीं आते हैं क्योंकि बहुत छोटे कण होते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि अगर आप खिड़की या रोशनदान से देखेंगे तो अंदर बैठ करके अंधेरे कमरे में थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, तो उस प्रकाश में आप देखेंगे तो नज़र आ जाएंगे ये सारे धूलकण। ठीक है, अब इनका यूज क्या है? ये आर्द्रता ग्राही का काम करते हैं वायुमंडल में, आर्द्रता ग्राही नाभिक। आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता का मतलब होगा नमी, नमी अर्थात जल। ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला, नाभिक जो सेंटर में होते हैं। अगर एक धूल का कण यहाँ पे है, उसमें ये क्षमता है कि वो जलवाष्प यानी जल की थोड़ी सी मात्रा को अपने आसपास क्या करेगा, लपेट सकता है। यानी ये वो नाभिक बनते हैं जो जलवाष्प को क्या करते हैं, जल की मात्रा को अपने साथ ग्रहण करते हैं। एक दूसरा कार्य इनका होता है प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन इन्हीं के द्वारा संभव हो पाता है। देखते हैं कि कमरे में जो उजाला आपको नज़र आता है बिना लाइट के, वो इन्हीं धूल कणों का कमाल है। ये जो धूल कण अंदर हैं या जो बाहर हैं, वो प्रकाश को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं आपके कमरे तक। ठीक है, तो ये इसका भी काम करते हैं। वरना अगर आप प्रकाश तो आपके रूम के बाहर है, फिर आपके कमरे में कैसे उजाला हो गया? तो अगर कमरे में आपके उजाला हुआ है तो वो धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण हुआ है। तो प्रकीर्णन का कार्य करते हैं। दरअसल प्रकीर्णन जो है ये प्रकाश का होता है, धूल कण का नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ माध्यम बनते हैं प्रकाश को इधर से उधर भेजने के लिए, बस। अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण अशुद्धि जो क्या है, जलवाष्प। वायुमंडल में बादल, बादल है, वर्षा है, भाई बादल बनेगा तो वर्षा भी होगी, या किसी भी तरह के विक्षोभ, विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस आप समझ लें। कोहरा हो गया, पाला है, हिमपात है, कोहरा, पाला, हिमपात, यानी वर्षा के जितने भी रूप हैं वो सब के सब अगर घटित हो रहे हैं तो जलवाष्प की वजह से। यदि वायुमंडल में जलवाष्प ही नहीं होगा तो फिर ना तो बादल बनना, ना कोहरा होगा, ना वर्षा होगा, ना हिमपात, ये सब वर्षा के ही रूप हैं। भाई वायुमंडल में जब वायु में नमी ही नहीं पहुंच पाएगी, नमी जब जाएगी तो आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में ये काम करेंगे,
और जब नमी ही नहीं होगी तो फिर आर्द्रता ग्रहण का कोई कार्य ही नहीं है इनके पास, बाकी जो काम है अपना करेंगे। तो जो जलवाष्प है ये वर्षा के जितने भी रूप हैं उन सब को यही अंजाम देते हैं। अब अगर बात की जाए कि जलवाष्प की जो मात्रा है वो वायुमंडल में कहाँ तक पाई जाती है, तो चूँकि उसका सोर्स क्या है, धरातल है, तो धरातल से, और चूँकि जलवाष्प है भारी है तो धरातल से बहुत दूर जा नहीं पाएगा ये। तो इसका लगभग में 90% भाग कितनी ऊंचाई तक पाया जाएगा, लगभग 90% भाग जलवाष्प का 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में बहुत ज़्यादा पाएगा। 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको 90% जलवाष्प की मात्रा मिल जाएगी, बाकी बचा 10% 8 किलोमीटर के ऊपर थोड़ा बहुत वो भी होगा। तो सबसे ज़्यादा सघनता यानी धरातल से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुमंडल में क्या होगी, जलवाष्प या धूल कण या गैसों की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि धरातल से इनका सोर्स है, धरातल से जब आप दूर जाएंगे तो फिर सोर्स से आप दूर जा रहे हैं, यानी स्रोत से जब आप दूर जा रहे हैं तो मात्रा कम होती ही जाएगी। ठीक है, तो कभी आपसे प्रश्न बन सकता है या पूछा जा सकता है जलवाष्प, धूल कण या गैसों को लेकर के कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प में वृद्धि होती है या कमी आती है। तो ध्यान रहे, ऊंचाई यदि बढ़ रही है तो जलवाष्प क्या होगा, कम होगा, लगातार कम होता जाएगा, और 8, 9, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने के बाद में जलवाष्प खत्म, कोई मात्रा नहीं उसकी। ठीक वैसे ही स्टेटमेंट धूल कण को लेकर पूछा जा सकता है आपसे, ये आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न जो कभी कभी पूछ लिया जाता है और आपको वैसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि पूरे भूगोल में तो बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि जो वायुभार होता है वो क्या है, या वायुदाब, वायुदाब क्या होता है। ये मुझे पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत शायद चर्चा किया था, लेकिन अभी भी आप जान लीजिए कि जब धरातल से कुछ किलोमीटर तक वायुमंडल में इतने सारे मटेरियल्स हैं तो वो कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे होंगे, धरातल पे दबाव डाल रहे होंगे। तो वायु द्वारा धरातल पर लगाया गया जो दाब है उसी को वायुदाब कहते हैं। वायु क्या है, गैसों का सम्मिश्रण है, गैस क्या है, पदार्थ की अवस्था है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वायुमंडल क्या है, तो अब आप जवाब देंगे क्या कि वायुमंडल गैसों का सम्मिश्रण है जो हजारों किलोमीटर तक पृथ्वी को घेरे हुए है। अब आप इसके साथ जलवाष्प और धूल कण की मात्रा भी जोड़ सकते हैं। क्रिचफील्ड महोदय ने परिभाषा में यही बात कही थी, वायुमंडल की परिभाषा में उन्होंने कहा था कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर हजारों किलोमीटर तक फैले हुए गैस और धूल कण तथा जलवाष्प का क्या है, संगठन है, कंपोजिशन है। तो उसमें इतने सारे मैटर पाए जाते हैं। तो वायुदाब जो है वो पृथ्वी की सतह पर लगाया गया, पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाया गया दाब। अब ये दाब कैसे हम पता करेंगे कितना दाब लग रहा है, ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी कोई प्रश्न में पूछ लेता है कि धरातल पर यूनिट दे देगा और फिर ऑप्शन में आपके बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 3-4 सही आपको बताना होगा कि सतह पर कितने क्षेत्र में कितना दाब लग रहा है पृथ्वी पर। तो ध्यान रहे कि 1034 ग्राम, कितना, 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो क्षेत्र होगा उतने क्षेत्र पर 1034 ग्राम का दबाव लग रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? 1034 ग्राम का भार सिर्फ 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर रखा गया है। आपके शरीर का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा लगभग। अब हजारों किलो भार झेल रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि आप पे सैकड़ों किलो का वजन चारों तरफ से रखा हुआ है, नहीं महसूस होता है। सोचिएगा कि क्यों नहीं महसूस होता है कि वायु द्वारा जब इतना ज़्यादा भार लगाया जा रहा है, आपके सिर का ही मुझे लगता है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर तक का क्षेत्रफल हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही होगा। क्विंटल भर भार तो आपके सिर पे रखा हुआ है वायु द्वारा, लेकिन आपको लगता नहीं है कि हाँ इतने दबे हुए हैं हम। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्यों बाहर से जो फोर्स लग रहा है, जो दबाव डाल रहा है वायुमंडल, वो हमें महसूस क्यों नहीं होता है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है।
तो आज की क्लास में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम वायुमंडल की संरचना पे बात करेंगे।